आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फूड का एक पार्ट होता है। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी एक उसका पार्ट होता है और बैलेंस डाइट के अंदर लगभग जो कार्बोहाइड्रेट का जो शेयर होता है वो लगभग 50 to 60% होता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट को जिस रूप में लेते हैं वो अपनी बैलेंस डाइट में हम उसको कई रूप में लेते हैं। पॉलीसैकेराइड में भी रूप में भी लेते हैं, डाइसैकेराइड्स रूप में भी लेते हैं और मोनोसैकेराइड्स रूप में भी लेते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स रूप में रहते हैं वो होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अब डाइसैकेराइड फॉर्म में लेते हैं उनको बोलते हैं सुक्रोज और माल्टोज। इसके अलावा हम मोनोसैकेराइड्स रूप में जिसको लेते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये अलग अलग फॉर्म में हम कई बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लेते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड्स लेते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। फिर उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है डाइसैकेराइड्स होता है, इसको भी कभी लेते हैं। तो जिस स्टेज से लेते हैं उस स्टेज से इसका ब्रेक डाउन शुरू होता है। सपोज़ कीजिए हमने पॉलीसैकेराइड लिया डाइट में, वो टूटेगा डाइसैकेराइड में। अगर डाइसैकेराइड लिया तो वो टूटेगा मोनोसैकेराइड, और अगर मोनोसैकेराइड लिया तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड को डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का 50 to 60% रेशो पार्ट रहता है, और इसका जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, हम आपको आगे बताते हैं। अब आप इस शीट को देखिए। इस शीट के अंदर यहाँ देखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट साइट बताई गई हैं, कहाँ पर कैसे इसका डाइजेशन होता है। अब सबसे पहले आता है माउथ। यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है सैलिवरी अल्फा एमाइलेज, जो टाइलिन में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम होता है सैलिवरी ग्लैंड का, जो पैरोटिड ग्लैंड से छूटता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये तोड़ता है इसको स्टार्च और माल्टोज में। ठीक है, अब ये स्टार्च, ये भी सब डाइजेशन जो होता है वो सब माउथ में होता है। अब ये स्टार्च टूटता है फिर से इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन में और एक्रोडेक्स्ट्रिन में। एक्रोडेक्स्ट्रिन तोड़ता है माल्टोज में। यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टार्च माल्टोज में टूटता है, लेकिन कैसे टूटता है यहाँ पर दिखाया गया है। स्टार्च पहले टूटता है इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन में, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन में और उसके बाद माल्टोज में। ठीक है, अब माउथ के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इस रूप में कैसे ये चला जाता है स्टमक के अंदर। अब यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या होता है, इसका डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पर सुक्रोज होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है कुछ क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम क्वांटिटी में उसका डाइजेशन होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नीचे आए, अब आता है ड्यूडिनम में। ठीक है, ड्यूडिनम में आते हैं तो क्या होता है, ड्यूडिनम में स्टार्च और डेक्स्ट्रिन ये मिलते हैं किससे? पैंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज। ये कहाँ पर है? पेंक्रियास के जूस में, पैंक्रेटिक जूस के अंदर है, इसको बोलते हैं पैंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज, और वो इसको तोड़ देता है माल्टोज को पूरी तरीके से। यहाँ पीएच जो होती है वो 7.1 होती है, और ये इसको पूरी तरीके से माल्टोज में तोड़ देता है। अब इसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसके डाइसैकेराइड के 3 रूप हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ठीक है, सुक्रोज कहाँ से आया? सुक्रोज आया यहाँ से, ये वाला
ठीक है। माल्टोज कहाँ से आया? माल्टोज आया ये। लैक्टोज कहाँ से आया? ये मिल्क शुगर से आया। अब यहाँ पर इन तीनों को टूटना है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे टूटेंगे? इनको तीनों को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम हैं। कौन से हैं? सुक्रेज है, सुक्रोज को तोड़ने के लिए, इसको इन्वर्टेज भी कहते हैं। माल्टेज है, माल्टोज को तोड़ने के लिए, ये करता है pH 5.7 पे से लेकर 5.8 तक। सुक्रोज करता है 5 से लेकर 7 पर। लैक्टोज इस पर एक्ट करता है लैक्टेज, इसकी pH रहती है 5.4 से लेकर 6 तक। अब ये देखिए, अब ये तीनों कैसे टूटते हैं और किस रूप में टूटते हैं। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में और फ्रक्टोज के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल टूटे। सुक्रोज जब टूटा तो इसने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाया और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनाया। अब माल्टोज टूटा माल्टेज से इस pH पर, और इसने टूटे ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। अब इसके बाद आता है लैक्टोज के इसमें टूटा, लैक्टेज से टूटा इस pH पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। तो इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल टूटे। टोटल यहाँ पर टूटे 6 मॉलिक्यूल, जिसमें से ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल नहीं, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का और एक गैलेक्टोज का। तो इस तरीके से डाइजेशन हो जाता है। और अब ये जो हैं ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे डाइजेशन है, तो यहाँ पर यहाँ तक इस स्टेज तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने तक ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अब इस शीट को देखिए, यह है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो ये इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये मोनोसैकेराइड्स होती हैं, मैंने आपको पहले बताए थे। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। ठीक है, दीज आर रेडीली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। 2 मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज शुगर। कौन कौन सी? 2 मेथड होते हैं। एक होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, है ना, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों कैसे होते हैं हम आपको आगे बताते हैं। कि यह है पहला, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? दिस इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अक्रॉस द इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड म्यूकोसल सेल। ठीक। दूसरा होता है ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्बल और सम एक्सटेंड बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन जिस साइड ज़्यादा होगी वहाँ से जो पार्टिकल होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूवमेंट होंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन है अगर शुगर की या ग्लूकोज की, तो ये ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड में ज़्यादा होगी तो ये इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, इनको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। ठीक है। और दूसरा जो होता है एक्टिव, वो हम आपको आगे बताते हैं। ये दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अक्रॉस द ब्रुश बॉर्डर। ब्रुश बॉर्डर कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ब्रुश बॉर्डर ऑफ म्यूकोसल सेल अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, ATP एनर्जी कंज्यूम होती है इसके अंदर। इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायर प्रोसेस एंड रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस के प्रेजेंस में ये प्रोसेस पूरी होती है। कैसे होती है आगे बताएंगे। ये सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर, है ना। तो ये इसमें किस तरह से होता है? बाइंड बोथ ग्लूकोज एंड सोडियम एट सेपरेट साइड एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू द सेल। कहने का मतलब ये है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ में एक सोडियम का मॉलिक्यूल भी साथ में जाएगा, नहीं तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। दूसरा फिर क्या होता है इसके अंदर? द सोडियम ट्रांसपोर्ट डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
कहने का मतलब ये है कि दोनों साथ साथ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्टर और सिम ट्रांसपोर्ट। ठीक है। द एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी लिंक टू सोडियम पंप। कैसे होती है आपको आगे बताते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में क्या है, ये जो आपको साइड दिख रही है ये ब्रूश बॉर्डर्स हैं। ये ब्रूश बॉर्डर एपिथेलियम है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन पार्ट है। ये बीच में इंटेस्टाइनल वॉल है और यहाँ पर होती कैपिलरीज या ब्लड। ठीक है। अब यहाँ से इसको यहाँ पर आना है, किसको, जो भी ग्लूकोज पार्ट है उसको एब्जॉर्ब होके इसके अंदर से इसके अंदर यहाँ से आना है। अब ये कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर इसके अंदर ये होते हैं जो कि ये ब्रूश बॉर्डर हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, ये इसको नीचे भेजते हैं। किसको, ये हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकराइड्स के। अब यहाँ होता क्या है कि जब ये यहाँ आते हैं किसके अंदर, वॉल के अंदर, तो इसमें से कुछ तो चले जाते हैं डायरेक्ट। जो डायरेक्ट चले जाते हैं ये वाले, ये कहलाते हैं, इनको बोलते हैं फैसिलिटी डिफ्यूज़न। ठीक है। अब इसमें से यहाँ से जो जाते हैं, ये वाले जो लाल वाले दिख रहे हैं ये हैं सोडियम मॉलिक्यूल, और ये ब्लू वाले जो दिख रहे हैं जो ट्रायंगुलर, ये हैं पोटेशियम मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो ग्रीन ब्लू, ये हैं मोनोसैकराइड्स, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोनोसैकराइड। अब यहाँ होना क्या है, ये सोडियम को यहाँ से इसके अंदर से बाहर निकलना है, तो क्या होगा, इसमें से यहाँ पर पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा। ठीक। ये होता है को ट्रांसपोर्टर या सिम ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल सोडियम का बाहर जाएगा तो पोटेशियम का अंदर आएगा, और इसमें लगती है ओटीपी एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, या इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल ये आयंस एक साथ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये है इसका एब्जॉर्प्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा होता है को ट्रांसपोर्ट के द्वारा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको कहा जाता है। तो ये होता है टोटल कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। लेकिन यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि सोडियम और पोटेशियम ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए या मोनोसैकराइड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर सोडियम या पोटेशियम मॉलिक्यूल नहीं होगा तो को ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, जो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसका रेट भी अलग अलग डिफरेंट होता है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये होता है 120 ग्राम पर आवर। 1 घंटे में 120 ग्राम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकराइड्स इज़ वेरिएबल। इट इज़ फास्टेस्ट विथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इंटरमीडिएट विथ फ्रैक्टोज एंड स्लोएस्ट विथ पेंटोज। ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि किस मोनोसैकराइड का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे तेज़ी से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है गैलेक्टोज का, इसके बाद आता है ग्लूकोज का, और फिर इसके बाद मतलब सबसे तेज़ होता है वो गैलेक्टोज का होता है, इसके बाद उससे कम होता है ग्लूकोज का, उससे कम फ्रुक्टोज का,
उससे कम होता है मैनोज का, उससे कम होता है ज़ाइलोज़ का, और सबसे कम होता है एरोबिनोज का। तो ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं जिनका कि एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है, और किस रेट से होता है ये मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।